हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बिहार दरोगा प्री 2023, 68वीं बीपीएससी प्री और बीएसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस, जो कि हम लोग इसमें 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एडुटेरिया पब्लिकेशन के बुक से लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 ईस्वी में किया गया था। और 1885 ईस्वी में ही आपको कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जो कि एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यधिक उष्णता के कारण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य है, यह आपको बताना है। 3 का हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दे रहा है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, जो कि यह आपको दे रहा है, जो कि सही है। उसके बाद दे रहा है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये जो दे रहा है गलत है, यानी कि नई जलोढ़ जो मृदा होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ जो मृदा होता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो दे रहा है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि आपका सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन गलत है। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी में इसमें दे रहा है कि पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। और यह जो जलोढ़ मृदा है यह आपको भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो आपको सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। और सूर्य ग्रहण जो आपको होता है वह हमेशा आपको अमावस्या को ही होता है। अमावस्या को आपको होता है सूर्य ग्रहण। और एक आपको पूछता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जो है ना, उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है, तो आपको हो जाता है वह आपको चंद्र ग्रहण हो जाता है। और चंद्र ग्रहण जो है वह आपको पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र ग्रहण लगता है। ये आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, यानी कि सूर्य ग्रहण जो है वह आपको अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा के दिन लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है। 5 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान दे रहा है, आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कजाकिस्तान जो है आपको यूरेनियम के भंडार में शीर्ष पर है। और 2 नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर पे आपको कनाडा है और 3 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कजाकिस्तान। और कुछ जान लेते हैं इसमें, आपको चीन के बारे में जान लेते हैं कि चीन आपको किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पे है। तो चीन आपको लोहा हो गया, उसके बाद जस्ता हो गया, लोहा, जस्ता, सोना
कोयला, उसके बाद आपका अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक, उसके बाद आपको कैडमियम हो जाएगा, कैडमियम। इस सभी में आपको चीन जो है का स्थान 1 नंबर में है, यानी कि 1 नंबर पे चीन है। और आपको कुछ और जान लेते हैं, जैसे आपका भारत का स्थान। तो कोयला जो खनिज है उसके उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। उसके बाद क्रोमियम के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। उसके बाद एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेविस जल संधि जो बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। डेविस जल संधि जो है वह बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर हो जाएगा, बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर डेविस जल संधि हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रशांत महासागर दे रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। और इसका भौगोलिक स्थिति जो है आपको डेविस जल संधि का, वह ग्रीनलैंड और कनाडा है। ऑप्शन 1 देख लेते हैं, 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार द्वीप सही है। और डोवर जल डमरू मध्य, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर सही है। और मलक्का जल संधि जोन है वह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जोन है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीतरकनिका। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है यह आपको उड़ीसा राज्य में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में है। और आपको यहाँ जो है मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क में। और भीतर आपको कनिका नेशनल पार्क जो है, यहाँ कछुआ के चारों प्रजाति जो है यहाँ पे पाया जाता है, जो कि एक तो हो गया ओलिव रिडले कछुआ, एक आपका हो जाएगा ग्रीन सी कछुआ, एक हो जाएगा ग्रीन सी, एक ग्रीन सी कछुआ हो जाएगा। और आपका एक हो जाएगा हैक्सविल कछुआ हो जाएगा। और एक लेदर बैंक कछुआ हो जाएगा, लेदर बैंक कछुआ। तो 4 प्रकार के जो कछुआ है वहाँ पाया जाता है कहाँ, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि आपका उड़ीसा में है। और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भी आपका ही है। तो इस याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन हम लोग देख लें सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर जो झील अभ्यारण्य जो है यह आपको हरियाणा में है। सिमलीपाल भी आपका उड़ीसा राज्य में ही है, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और पेरियार जो दे रहा है ऑप्शन डी में, यह आपको केरल में है, पेरियार अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करा कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 एवं 3, यानी कि नर्मदा, माही और ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवक्षेपण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु
विद्युत का सुचालक है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि रबर न्यून में किसका बहुलक है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समतल और उत्तल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, ये सभी जो है पृथक्करण की विधियां है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सुमेलित करना है, विटामिन है और उसका प्रभाव दिया हुआ है, यह आपको इसको सुमेलित करना है। 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोकोफेरॉल जो है वह आपको जनन क्षमता की कमी। उसके बाद आपका हो जाएगा नेप्थोक्विनोन, जो हो जाएगा वो आपका चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थायमिन यानी कि बेरी। उसके बाद साइनोकोबाल्मिन, यह आपको तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ है। जो भी विटामिन दे रहा है यही रासायनिक नाम दे रहा है, और बता देते हैं किसका रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरॉल जो दे रहा है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जो कि ए में दे रहा है। उसके बाद फिलोक्विनोन, जो कि नेप्थोक्विनोन दे रहा है, इसको फिलोक्विनोन भी कहते हैं, यह आपका ई हो जाएगा आपको विटामिन के। उसके बाद थायमिन जो है वह विटामिन B1 है। उसके बाद साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतः ग्रहण किसके द्वारा होता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। जूल जो है वह आपको कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दे रहा है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 9 के ख में। और ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, तो भाग 9 जो है वह आपको 9 में पंचायतें हैं, और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, और भाग 9 के क जो दे रहा है इसमें नगर पालिकाएँ हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जो कि आपका गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है वह आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जो कि यहाँ पे एक में 6 दे रहा है, गलत हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय, जो कि यह सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, यह भी आपका
सही है। और दे रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, जो कि आपका गलत है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 26 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि सभी विशेषताएं हैं। यानी कि केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह भी सही है। और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। यह आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत यह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुटीर उद्योगों का विकास करना, फिर यह भी आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। और राज्य पोषण के जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्युत्पत्ति सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवध जो था यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1930 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन मिरर, माफ कीजिएगा, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन मिरर शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 के लाहौर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 1909 के लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया, यह आपका गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी आपका सही है। लेकिन इसके उपरांत गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि भारत में चांदी जो है वह सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता काल में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
37। कह रहा है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्ष ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चैतन्य महाप्रभु को। दोस्तों आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि निम्न में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिंबिसार ने। दोस्तों 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग स्मरणीय तथ्य यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन को भी आज हम लोग देखेंगे, जिसमें मगध साम्राज्य से क्वेश्चन आपका आज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वह भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा यह रचित पुस्तक थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जानवरों एवं पौधों की संरचना। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम आपका कम से कम इसमें 90% क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन करें कि नहीं। यस और नो में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है। एनाटॉमी जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 में कह रहा है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी ब्रांडों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वह आपको विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1982 ईस्वी में किया गया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि IMF के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर में आज हम लोग बिंबिसार से रिलेटेड यानी कि हड़यक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? यानी कि ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था। और इसने बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था, यानी कि बिंबिसार ने।
और बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता था और इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की और उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी, जो कि पाटलिपुत्र के नाम से हम जानते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की और कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिंबिसार जो थे वह आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि पूछता है क्वेश्चन आपको कि मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासक था, तो आप कह सकते हैं कि नंद वंश का शासक था। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा प्री 2023, आपको 68वीं बीपीएससी, आपको बिहार एसएससी प्री प्लस मेंस के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।